जब हम एलएलपी एक्ट पढ़ते हैं तो सर हमको ये समझ पड़ता है कि 16th, 17th और 18th ये कोई आपके प्यारे प्यारे ईयर्स नहीं है, ये हैं प्यारे सेक्शंस जो आपको नेम रिजर्व करवाने में हेल्प करते हैं और कौन सा नाम डिजायरेबल है ये भी आपको बताया जाता है। जब नेम रिजर्वेशन हो जाता है तो हम पहली स्टेप, पहला पायदान, पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। इसके बाद होता है सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल करना और एग्रीमेंट बनवाना। जैसे ये 3 स्टेप पूरी होती है आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है और एंड की तरफ भी बढ़ने लगती है कि कैसे एलएलपी बनेगी और कैसे एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होकर अपने हाथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। हमने लास्ट वीडियो में कुछ स्टेप्स देखी, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ा। आपने इसके पहले भी जो वीडियोस देखे उसका कंटेंट याद हुआ होगा। मैं चेतन मंत्री स्वागत करता हूं आपका अपने इस नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में कि सर एलएलपी का एग्रीमेंट तो बन गया, अब थोड़ी सी ये बात करें कि कौन कौन इसमें पार्टनर्स होगा और उनके आपस का रिश्ता क्या कहलाएगा, उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगी। यह है आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स जो कि एलएलपी डिसाइड करेगी। तो दोस्तों सबसे पहला सेक्शन जो हमको यहां से देखना है वो है सेक्शन नंबर 22, 22वां सेक्शन, जो बोलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी जैसी होगा द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना मेमोरेंडम मत लिख के आ जाना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट लिखना है यहां पर एलएलपी में, शाल बी इट्स पार्टनर। तो ध्यान रखना पार्टनर कौन होगा, जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर साइन कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, ही विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। और क्या सर सिर्फ क्या एक ही बार पार्टनर बनेंगे जिन लोगों ने फॉर्म किया, क्या उनके अलावा बाद में कोई भी एड ऑन नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो और क्या जोड़ूं, एनी अदर पर्सन हु मे बिकम अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। तो ध्यान रखना सेक्शन 22 आपको एक छोटी सी चीज बता रहा है कि कौन कौन व्यक्ति यहां पर पार्टनर बनेगा। सेकंड वर्ड रिलेशनशिप क्या होगी साहब? रिलेशनशिप बहुत सिंपल है यार, देखो या तो एलएलपी एक्ट डिफाइन कर दे रिलेशनशिप, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, या एलएलपी बनाने वाले वो लोग खुद अपने म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड करें। तो क्या लिखा है बॉस, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी। ध्यान रखना ये तो पार्टनर्स की बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है सर हमारे दिमाग में कि पार्टनर तो बन गया, अब इनके बीच की म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या होगी। सेक्शन नंबर 23 हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखो इनकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर पहला और बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एलएलपी कैसी होगी। सर ये लोग खुद डिसाइड कर ले, अपने को क्या दिक्कत है। और अगर ये डिसाइड ना करें तो एलएलपी एक्ट बता दे कि इनके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्या होंगे। तो क्या लैंग्वेज है बॉस सेक्शन 23 की, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पहला वर्ड पार्टनर्स के लिए है एलएलपी का, दूसरा वर्ड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। ये कैसे गवर्न होगी, किस तरह से गवर्न होगी, इट शुड बी गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा हर वो चीज जो राइट्स और ड्यूटीज की बात बोलेगी वो एलएलपी एग्रीमेंट से ही गवर्न की जाएगी, जब तक कि एक्ट एलएलपी एक्ट कुछ और बात ना कर दे। आप हमेशा क्या पढ़ोगे, क्या देखोगे, एलएलपी एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट सर कैसा होगा यार, आप जानते हो एग्रीमेंट ओरल तो नहीं हो सकता, राइटिंग में होना चाहिए। सर पहले बनेगा कि बाद में? आप जानते हो ये पहले ही बनेगा, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ध्यान रखिएगा एग्रीमेंट राइटिंग में होगा, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन बनेगा किन के बीच में, जो लोग शुरुआत में उस एलएलपी को फॉर्म कर रहे हैं, जो लोग इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के समय एलएलपी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज कर दी, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ ऑब्लिगेशंस एलएलपी के ऊपर पुटअप कर दिए। पर सर एलएलपी तो थी नहीं उस समय एग्जिस्टेंस में। यस, अगर एलएलपी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो फिर ऑब्लिगेशन कौन झेल रहा है? कौन है वो जो एलएलपी हुए बिना भी ऑब्लिगेशन ले रहा है? तो मालिक अभी एलएलपी बनी नहीं है पर आपने ऑब्लिगेशंस पुटअप कर दिए। जब ऑब्लिगेशंस पुटअप कर दिए तो क्या होगा, एलएलपी आज है नहीं, ऑब्लिगेशंस पुटअप है, तो इमेजिनरी व्यक्ति पे तो आप पुटअप नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोला गया, अगर आपने ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन कोई भी ऑब्लिगेशन एलएलपी पे डाला था तो बाद में वो एग्रीमेंट रेटिफाई होना चाहिए बाय ऑल दी पार्टनर्स। कब सर? इनकॉर्पोरेशन के बाद। इनकॉर्पोरेशन के बाद सेक्शन 23(3) बोलता है कि एलएलपी उन ऑब्लिगेशंस को बियर करे, इसके लिए सारे पार्टनर्स रेटिफिकेशन करेंगे तब जाके वो ऑब्लिगेशन एलएलपी का होगा। तो देखिए सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 बहुत सिंपल सी बात बोलता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर विल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट, जो कि आपने सेक्शन 23(1) में बनवाया।
सेकेंडली ये एग्रीमेंट राइटिंग में होगा, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन होगा, और अगर बिटवीन द पर्संस हुआ हु आर सब्सक्राइबर्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे मे इम्पोज सम ऑब्लिगेशन ऑन द एलएलपी। अगर ऐसा होता है प्री इनकॉर्पोरेशन के समय आपने एलएलपी को ऑब्लिगेशन रखा, यू शुड रेटिफाई इट, ऑल द पार्टनर्स शुड रेटिफाई इट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। ये था सेक्शन 23(3). और तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम शुरू कर रहे हैं वो है बॉस, अगर मान लो किसी मैटर से रिलेटेड, कोई मुद्दे से रिलेटेड कोई बात एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो मतलब कोई मैटर है जो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड ही नहीं है, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि यार इससे केस में क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है। जब एग्रीमेंट में लिखा नहीं है तो क्या करेंगे, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स की या म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर और एलएलपी की कैसे डिटरमाइन होगी। याद करो आपने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा शेड्यूल लगेगा। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी कैसे डिसाइड होगी, शाल बी। कैसे डिसाइड होगी, शाल बी। याद करो क्या था, डिसाइडेड बाय या डिटरमाइंड बाय। याद करो भैया, ये फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे लिए। कौन सा शेड्यूल था वहां, 4 शेड्यूल थे, कौन से वाला शेड्यूल, सर फर्स्ट शेड्यूल था वहां पर। आपको याद होगा कि जब कोई राइट्स और ड्यूटीज नहीं होंगी तो फिर हम फर्स्ट शेड्यूल से ही ये बात डिटरमाइन करेंगे। तो ये था आपसी रिश्ता जो कि मोस्टली किससे डिसाइड हो रहा है बॉस, एलएलपी एग्रीमेंट से। पार्टनर भी किसको माना जा रहा है सेक्शन 22 के अनुसार, वही व्यक्ति जिसका नाम एलएलपी में है, जिसका नाम सब्सक्राइबर के रूप में है और जो बाद में पार्टनर बनने जाएगा एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। तो ये था सेक्शन 22 और 23 रिलेशनशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर मैं पार्टनर बन गया, अब अगर मुझे हटना हो तो, रिटायर होना हो तो, सीज होना हो तो क्या होगा। मैं अब उस एलएलपी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, मुझे हटने का है, तो क्या करूं। अगर आप सीज करना चाह रहे हो, यू वांट टू रिटायर फ्रॉम एलएलपी, ऐसा बोलें तो 2 तरीके हो सकते हैं। पहला वॉलेंटरी और दूसरा कंपल्सरी। हाउ अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर फ्रॉम एन एलएलपी। तो पहला वॉलेंटरी, बहुत सिंपल है। जब आप वॉलेंटरी हटना चाह रहे हो तो 2 तरीके हो सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विथ एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर। दूसरे लोगों के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो वॉलेंटरीली उस समय हट जाइएगा, सीज टू बी अ पार्टनर आप हो जाओगे। और दूसरा, अगर एग्रीमेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं कब पार्टनर से हटूंगा, सीज हो जाऊंगा, तो क्या होगा साहब, तो फिर बहुत सिंपल है, मुझे उनको एक रिटर्न में एक नोटिस देना होगा कम से कम 30 दिन का, दूसरे पार्टनर्स को, कि भाई अब मैं यहां से हट रहा हूं, टाटा बाय बाय करने वाला हूं, मैं रिजाइन करने जा रहा हूं, रिटायर होने जा रहा हूं। तो एटलीस्ट नॉट लेस देन 30 डेज। ऐसा नहीं होगा कि सुबह सुबह आए एलएलपी के ऑफिस में बोल रहे हो भैया मैं जा रहा हूं, टाटा बाय बाय, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। नहीं, इमीडिएटली आप कभी भी रिटायर नहीं होगे। नॉट लेस देन बोला है, कम से कम 30 दिन का नोटिस अदर पार्टनर्स को इन राइटिंग आपको देना है। तो वॉलेंटरी 2 बातें, अगर एग्रीमेंट में लिखा था इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग इन द एग्रीमेंट, तो आपको रिटर्न नोटिस देना है ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन। बताना है भाई कि जाने का है अपने को, बहुत हो गया। यह है आपका सेक्शन नंबर 24। 22-23 रिलेशनशिप था, 24 कट्टी कर रहे हैं अपन, रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं। कंपल्सरीली सीजेशन कब होगा, अरे बहुत सिंपल है, सब तुमको मालूम है। जब या तो आपकी डेथ ही हो जाए, अरे लल्ला अब मरी गए हो तो अब तुम्हारी आत्मा को तो पार्टनर नहीं बनाएंगे, फिर डिसोल्यूशन हो जाए एलएलपी का, ऑटोमेटिकली सारा किस्सा खत्म। इसके बाद आप खुद ही पगला गए हो, अनसाउंड माइंड के हो गए हो, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानो, ऐसा कोड बोल रही है कि यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर आपको एडजस्ड कर दिया गया है एज एन इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। ये है आपका सेक्शन 24(2). 24(1) में वॉलेंटरी, 24(2) में कंपल्सरीली आप सीज हो जाओगे। सर जैसे पार्टनरशिप में जब तक कोई नोटिस नहीं देता वो कंटिन्यू होता है, लायबल रहता है रिटायर्ड पार्टनर भी, क्या ऐसा ही यहां पे कुछ होने वाला है। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, आफ्टर सीजेशन क्या वो अभी भी लायबल होगा, क्या वो अभी भी पार्टनर माना जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। यस, 2 सिचुएशन। अगर एक पर्सन वहां से एलएलपी से तो सीज हो गया है, मतलब वो हट चुका है, तो हम उसको बोलेंगे पूर्व पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर। ही हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर, और उसको हमने नाम दिया फॉर्मर पार्टनर। फॉर्मर पार्टनर को हम क्या मानेंगे, इज रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर। हो, हट तो चुका है, हाँ, इसके बावजूद उसको क्या माना जा रहा है, इसके बावजूद उसको एलएलपी में पार्टनर माना जा रहा है, इज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो, आपने सीजेशन किया, ये पार्टनर्स को बताया, क्या बाहरी दुनिया को बताया, क्या आपने कोई पब्लिक नोटिस वगैरह दिया, ऐसा कुछ भी आपने नहीं दिया। तो बॉस
तो सर ये था वॉलंटरी और कंपलसरी सीजेशन फ्रॉम एलएलपी। आप पार्टनर के रूप में हट चुके हो। पर क्या आपको याद है कि हम पार्टनरशिप में भी पढ़ते हैं कई बार पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसके बावजूद वो लायबल होता है। हाँ सर, वहां पे हम पढ़ते हैं कि अगर एक रिटायर्ड पार्टनर ने नोटिस न दिया हो, पब्लिक नोटिस, तो वो कंटिन्यू टू बी पार्टनर होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है और उसको हम अभी भी लायबल बना सकते हैं। तो सर क्या ऐसा कुछ यहां भी होगा? बिल्कुल होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़े मेरा क्या है। आफ्टर सीजेशन कैन ही स्टिल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर? सेक्शन 24(3 पूछ रहा है। आंसर यस है, क्योंकि एक व्यक्ति जो सीज तो हो गया एलएलपी से, जिसको हम पूर्व पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर बोलेंगे, वो फॉर्मर पार्टनर इज स्टिल रिगार्डेड एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। वो फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड, स्टिल टू बी रिगार्डेड एज अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। कब तक सर? अनलेस, जब तक कि उस व्यक्ति ने क्या ना दिया हो। देखो सुनो, मैं पार्टनर था एलएलपी में, मैंने रिटायर किया, अपने आप को नोटिस दे दिया, बाकी पार्टनर्स को ये बात मालूम है, लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है? आप मतलब थर्ड पार्टी, सर नहीं मालूम है। अगर थर्ड पार्टी अभी भी डील कर रही है तो हो सकता है वो ये सोचती हो कि भाई ये सीए चेतन मंत्री अभी भी उस एलएलपी में पार्टनर है। तो ध्यान रखना, मैं कब तक पार्टनर बना रहूंगा? अनलेस, जब तक कि जो थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टीज है उनको ये नोटिस ना पहुंच जाए कि फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। जब तक कि थर्ड पार्टी को, बाहरी दुनिया को ये नोटिस ना चला जाए कि आई हैव सीज टू बी अ पार्टनर, तब तक आई विल कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। तो इसलिए अनलेस वर्ड से समझाना, अनलेस वर्ड लिख के आना। और दूसरा, नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी अ पार्टनर, ये किसको जाना चाहिए? ये जाना चाहिए रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को जब तक डिलीवर नहीं होगा ना बॉस, आप कंटिन्यू टू बी पार्टनर रहोगे। ये है सेक्शन 24(3). नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है? ना 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 लल्ला, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप पार्टनर थे तब तक के सारे ऑब्लिगेशन के लिए आप अभी भी लायबल हो, कंटिन्यू टू बी लायबल हो। तो देखो क्या लिखना है, द सीजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ, लाइन ध्यान रखिएगा, डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज, does not by itself discharge the partner from any of the obligation, जो कब इनकर किए थे, which he incurred while he was a partner, while he being a partner। तो वो भैया किसी भी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं होगा। कौन से? रिगार्डिंग एलएलपी, रिगार्डिंग एनी अदर पार्टनर, रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज। ये ध्यान रखना, ये सभी लोगों के लिए मैं अभी भी लायबल हूं भैया, क्योंकि अभी मैं सीज हुआ हूं, आज से लायबल नहीं हूं, पर आज के पहले के जितने पाप थे, जितने कार्य थे, उन सब के लिए मैं लायबल रहूंगा। यह है आपका सेक्शन 24(4). यह है आपका सेक्शन 24(4). और खास बात, एक बार आप अगर उस फर्म से हट गए, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ द फॉर्मर पार्टनर इन द केस ऑफ माय डेथ, मतलब मेरे लीगल हायर्स, ध्यान से सुनना, मैं पार्टनरशिप से क्यों हटा? क्योंकि मेरी डेथ हो गई थी। तो मेरे लीगल हायर्स क्या मांगेंगे? अधिकार मांगेंगे, राइट मांगेंगे, हिस्सा मांगेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं खुद रिटायर हुआ, मैं जिंदा हूं, तो मैं अ फॉर्मर पार्टनर, या फिर जो मेरा राइट मांग रहा है, पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू माय शेयर इन द इवेंट ऑफ माय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर। एक बार एलएलपी से हट गए तो फिर भैया बाद में काड़ी नहीं करेंगे, मतलब हम उनके मैनेजमेंट में इंटरफेयर कभी भी नहीं करने जाएंगे। हमने उनको टाटा बाय बाय कर दिया है, अब आप उनके पास उनके मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट नहीं रखते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, तो शाल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। कौन कौन? पहला, अ फॉर्मर पार्टनर, दूसरा अ पर्सन जिसको राइट मिलता है इन द केस ऑफ डेथ, और इंसॉल्वेंसी मतलब मेरे लीगल हायर्स। ध्यान रखिएगा, ये है 24(6). तो मालिक अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि वॉलेंटरी सीजेशन कैसे होता है, बिल्कुल। तो सर हमने ये भी पढ़ लिया कंपलसरी सीजेशन 24(2), हाँ जी। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि कब तक उसको पार्टनर माना जाएगा, 24(3), बिल्कुल सही बात। सर फिर हमने ये भी देखा कि उसके ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, हाँ 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 बिल्कुल देखा। और सर ये तो बताओ उसके कुछ राइट वाइट होंगे क्या? बिल्कुल होंगे उसके राइट, जो कि दिए हैं सेक्शन 24 सब सेक्शन 5 में, कि एक बार एक व्यक्ति, एक फॉर्मर पार्टनर अगर सीज हुआ तो क्या उसके कुछ अधिकार होंगे? यस, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, जब तक कि कुछ रिवर्स, कुछ कॉन्ट्ररी प्रोवाइड ना हो, हर पार्टनर जो कि सीज होता है, मतलब हर फॉर्मर पार्टनर, उसका हक है या उसके बिहाफ पे उसके लीगल हायर्स का, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर। क्या हक है मालिक? यह हक है, दे शाल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी। दो चीजों के हिस्से आप हमेशा मांगोगे। पहला, जो भी आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था उस फॉर्मर पार्टनर का, जो उसने एलएलपी को दिया था,
वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भैया प्यार से मांगो कि भैया मैंने पूंजी लगाई थी ना, वो पूंजी तो दे दो। और दूसरा, हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यार कैपिटल मांग लो फिर प्रॉफिट्स मांग लो आफ्टर डिडक्शन ऑफ, भैया लॉस भी झेलना है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर हो तो, ये ध्यान रखिएगा। ये दो चीजें आप मांगने का अधिकार रखते हो। आपका मतलब सर अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन हु हैज द राइट इन द एलएलपी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर, ये दो चीज मांगो। सबसे पहला एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर इन द एलएलपी एक्चुअली मेड टू द एलएलपी, और दूसरा हिज राइट टू शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, गला नहीं काट रहा हूं, माइनस बता रहा हूं, आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस as determined on the date of cessation of the former partner। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, आप मन से भी लिख सकते हो। 5 अलग अलग बातें हमने यहां पढ़ी। सबसे पहला क्या पढ़ा, देखो वापस से 24(1) में हमने पढ़ा कि वॉलंटरी सीजेशन कब होता है, सर विद एन एग्रीमेंट, अगर प्रिस्क्राइब्ड हो तो वैसे, या फिर नहीं है तो बाय गिविंग अ नोटिस राइटिंग में नॉट लेस देन 30 डेज का टू द अदर पार्टनर। इसके बाद कंपलसरी सर डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड और एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, तो फिर आपको हटना ही पड़ेगा। स्टिल टू बी अ पार्टनर सर कब तक माना जाएगा, अनलेस जो भी थर्ड पार्टी है दैट पर्सन हैज नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर इन द एलएलपी। ये आप मन से लिख सकते हो भैया, इन की जगह ऑफ लगा देना, ऐसा ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। इन और ऑफ में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। दूसरा, नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्लिगेशन रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। 24(4) बोलता है क्या सीजेशन के बाद भी हमारे ऑब्लिगेशन होंगे, बिल्कुल होंगे सर। Your succession does not by itself discharge from the obligation while you incurred during the partnership या during being a partner, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक बार आप हट गए ना, आप काड़ी मत करना, डू नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। राइट्स क्या होंगे सर, 2 राइट है, कैपिटल में राइट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेज में भी राइट आपको दिया जाएगा। ये था हमारा मालिक सीजेशन पहला। 22 और 23 में हमने देखा जुड़ने का काम, रिलेशन बनाने का काम, और 24 में हमने देखा कट्टी करने का काम, ब्रेकअप करने का काम कैसे होगा। तो ये था दोस्तों हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मुझे हटना है, मुझे सीज होना है तो कैसे होगा, मैं रिटायर कैसे होऊंगा। नेक्स्ट बात सर, जब भी कोई बदलाव आएगा रिलेटिंग टू पार्टनर्स, उनका नाम, पता, एड्रेस कुछ भी बदलना, या पार्टनर का आना, पार्टनर का जाना, क्या इस बारे में हमको कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आरओसी को भेजनी चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 25 की, हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो सबसे पहले तो एलएलपी को इन्फॉर्म करे। क्या भाई मेरा नाम बदल गया, नाम का बदलता है सर, अरे बदल सकते हो, क्यों नहीं बदल सकते हो। कोई लड़की है, शादी के बाद उसका सरनेम बदल सकता है, तो एनी चेंज हिज नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिनों में, 15 डेज। जब से भी बदला, 15 दिन बहुत है, तुमको सिर्फ एक लेटर इधर डालना है, अपनी एलएलपी अपना ही बिजनेस है वो। अगर आपने ये कॉन्ट्रावेन किया तो क्या होगा, यू शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच विल You shall be punishable with a fine which will not be less than 2000 rupees, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है सर, 25,000 रुपए तक ये जा सकता है, 25(1) और 25(5). और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति सीज होता है फ्रॉम दी एलएलपी, या तो वो खुद, यार समझदारी तो इसी में कि मैं खुद फाइल कर दूं, किसको, रजिस्ट्रार को, क्या नोटिस कि भाई मैं हट गया हूं, अब इस तारीख से मैं पार्टनर नहीं हूं और यहां से अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। यार खुद ही बता दो ना यार, इंतजार क्यों कर रहे हो कि कोई पीले चावल लेके आएगा, रजिस्ट्रार को ही तो इन्फॉर्म करना है, कर दो। खास बात ऐसा तब जरूर कर देना जब आपको जरा सा भी डाउट हो कि बॉस आपके पास रीजन है कि वो एलएलपी जिसमें आप पार्टनर थे वो आगे बढ़कर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं करेगी। अच्छा ऐसा हो सकता है, अरे क्यों नहीं, बाकी पार्टनर बदमाश हैं, जानबूझ के आपकी बात एलएलपी की कि आप हट चुके हो, रजिस्ट्रार तक इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, क्या गड़बड़ है। इसीलिए क्या करो, अपन ही आगे बढ़कर यार रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म ही तो करना है, लेटरबाजी तो करनी है, कर दो ना, कर दो। मे हिमसेल्फ इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार विद द नोटिस रेफर टू इन सबसेक्शन 3। क्या अगर उसके पास रीजनेबल कॉज है ये बिलीव करने का दैट एलएलपी, वो जो एलएलपी जिसमें पार्टनर था ना, वो बदमाशी करेगी, दे विल नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार। अच्छा ये भी चक्कर है, अगर वो फाइल कर देंगे तो यार मुझे जरूरत ही नहीं, सिंपल। अगर वो नहीं करते और मुझे लगता है आई हैव सम रीजनेबल कॉज टू बिलीव, मुझे पक्का विश्वास है कि वो फाइल नहीं करने वाले, तो मैं आगे बढ़ के फाइल
कर देता हूं, ये ज्यादा बेटर तरीका है। सर फिर क्या होगा? पार्टनर ने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया, आरओसी क्या करेगा? आरओसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने की कोशिश करेगा। क्यों भैया? ये जानकारी एलएलपी की तरफ से नहीं आई है, ये जानकारी पार्टनर की तरफ से आई है। तो आरओसी के मन में शक आएगा, यार ऐसा क्यों यार, एक व्यक्ति हट गया है तो जानकारी तो एलएलपी की तरफ से आनी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन वहां से नहीं आई, पार्टनर की तरफ से आई, तो कंफर्म तो कर लो कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो रजिस्ट्रार शाल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस, एलएलपी ने भी अगर नोटिस दे दिया तो मत करो। मतलब इधर से आपने जानकारी दी, आपको लग रहा था वो लोग नहीं देंगे, पर उनको लगा दे देते हैं, उन्होंने भी दे दी, तो मैचिंग कंसेप्ट लग गया, मैच हो गया कि दोनों सेम बात बोल रहे हैं, तो ठीक है, वरना कंफर्मेशन भेजी जाएगी। हाउएवर वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द एलएलपी विद इन 15 डेज, अरे 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 ये और खतरनाक, एलएलपी का पार्टनर जो कि सीज हुआ उसको रीजन टू बिलीव है कि एलएलपी नोटिस नहीं देगा, तो वो खुद आगे बढ़कर हिमसेल्फ ही इज फाइलिंग द नोटिस टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार फिर कंफर्मेशन भेज रहा है एलएलपी से। क्यों भैया ये हट गया है क्या? बताओ रे जरा, कंफर्म करो रे जरा। अगर कंफर्मेशन आ गई तो बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं आई तो क्या होगा? अगर नहीं आई ना तो फिर लफड़ा है। 15 दिनों के अंदर अगर एलएलपी ने जवाब नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा? द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस made by the partner made by the person ceasing to be a partner under this section। तो भैया माना जाएगा कि आप रिटायर हो गए हो, आपके नोटिस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस कि जब भी पार्टनर्स में कोई चेंज आता है क्या क्या करना। तो पहली ड्यूटी हमने पार्टनर की बनाई कि वो अपना नाम पता जब भी बदले तो बता दे यार 15 दिनों के अंदर एलएलपी को। दूसरा, अगर नहीं होता तो 2000 से 25,000 तक का फाइन लग सकता है। तीसरा, जो भी व्यक्ति हटेगा वो हिमसेल्फ में फाइल द नोटिस टू द रजिस्ट्रार, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि एलएलपी विल नॉट फाइल द नोटिस टू द रजिस्ट्रार, एंड इन सच केस रजिस्ट्रार क्या करेगा? शाल ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम द एलएलपी अनलेस, एलएलपी ने भी इधर से जवाब दे दिया तो बात अलग है, वरना कंफर्मेशन फाइल होगी। एंड वेयर नो कंफर्मेशन रिसीव्ड विद इन 15 डेज, 15 डेज, तो क्या मान लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि उसका सीजेशन एक्सेप्ट हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लिया जाएगा कि वो पार्टनर नहीं रहा। यह है आपका सेक्शन 25 सब सेक्शन 6। फिर है ड्यूटी ऑफ एलएलपी। यार जब कोई हटता है ना या कोई पार्टनर बनता है ना, दोनों बातें, पार्टनर आ रहा है पार्टनर जा रहा है, पार्टनर आ रहा है पार्टनर जा रहा है, एलएलपी की क्या ड्यूटी? यार आए या जाए, बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर। तो यार एलएलपी की ड्यूटी है कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है जा रहा है, फाइल अ नोटिस। किसको? रजिस्ट्रार को। कितने दिन में? 30 दिन बहुत होते हैं। कब से? जब से वो पार्टनर बनाया, जब से वो सीज हुआ। बहुत सिंपल, 25 टू इतनी सी बात बोलता है। ऐसे ही कोई चेंज आया काय में? सर नाम या पते में। नेम या एड्रेस ऑफ अ पार्टनर अगर चेंज होता है तो भी उनको विद इन 30 डेज इसका नोटिस फाइल करना होता है जब से वो चेंज आया। अगर एलएलपी ने ऐसा नहीं किया और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो उस पर फाइन लग जाएगा, जो कि 2000 रुपए से 25,000 रुपए तक का होगा। ये था आपका सेक्शन 25(2) और 25(4)। अगर सेक्शन सब सेक्शन के साथ याद कर पाओ तो बढ़िया है। 25(1) में पार्टनर नोटिस दे रहा था, 25(2) में एलएलपी नोटिस दे रही है, 25(5) में पार्टनर के ऊपर फाइन लगा रहे थे, 25(4) में एलएलपी के ऊपर फाइन लगा रहे हो, सेम फाइन। नेक्स्ट है सर कंप्लायंसेस भी तो होगी, बिल्कुल होगी। जब भी एलएलपी सब सेक्शन 2 में कोई नोटिस देगी आरओसी को रिगार्डिंग द बिकमिंग ऑफ द पार्टनर, सीजेशन ऑफ द पार्टनर या चेंज इन द पार्टनर, तो क्या होगा? आपको फॉर्म और फीस के साथ ये जानकारी देनी है। ऐसा नहीं कि ओ भैया हमारे यहाँ पार्टनर बदल गया, प्लीज इसको जरा रजिस्टर कर लेना, तो ऐसा नहीं होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी? पहला, इट शुड बी इन सच फॉर्म सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। करो, ये नोटिस ऐसे तो नहीं जाएगा, आपको ये सारी कंप्लायंसेस करना पड़ेंगी। दूसरा, ये साइन करना पड़ेंगे किसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर को, वो ऑथेंटिकेट करेगा एज में बी प्रिस्क्राइब, ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर ये किसी व्यक्ति के आने से रिलेटेड, मतलब कोई इनकमिंग पार्टनर है, कॉल नहीं, इनकमिंग पार्टनर है, कोई आ रहा है, तो भैया उसमें एक स्टेटमेंट भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो आ रहा है वो कंसेंट देने को तैयार है, ही कंसेंट्स टू बी बिकमिंग अ पार्टनर। ये ध्यान रखिएगा, साइंड होना चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, आप आराम से 3 बातें लिख सकते हो। तो दादा ये था आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन केस ऑफ एलएलपी। एक ठीक ठाक आंसर है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, पर हमको बेसिक जानकारी होगी तो हम मन से भी ये बात बहुत सारी लिख सकेंगे। 100% याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है सर, extent of liability of a partner and that of the LLP मालिक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एलएलपी में पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी, कितनी हद तक है, कितनी एक्सटेंट तक है, और एलएलपी के केस में एलएलपी की क्या लायबिलिटी है पार्टनर्स के एक्ट को लेकर, और पार्टनर्स की आपस में कोई लायबिलिटी है भी या नहीं। हम पार्टनरशिप में पढ़ते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी का रूल लगता है और एक पार्टनर दूसरों को बाइंड कर सकता है।
क्या यहाँ ऐसा होगा या नहीं, ये अब जादू देखोगे आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम मूव कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स एंड दैट ऑफ एलएलपी, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट से कि एलएलपी में पार्टनर्स की एलएलपी के प्रति, एलएलपी की पार्टनर्स के कारण क्या लायबिलिटी हो सकती है, और इसका आपको सेक्शन मिलेगा सेक्शन नंबर 26। पार्टनर क्या एजेंट हैं एक दूसरे के? नाना सर, यहां म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, तो पार्टनर किसके एजेंट है? तो ध्यान से देखिए, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये वर्ड जरूर लिख के आना, इज द एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। ये वर्ड ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 26। पार्टनर एजेंट है लेकिन 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 सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के, जबकि पार्टनरशिप में हम म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। अब एलएलपी कब कब लायबल होगी पार्टनर के एक्ट के लिए और कब कब लायबल नहीं होगी? तो पहला, एलएलपी बाउंड नहीं होगी बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विथ अ पर्सन। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विथ अ पर्सन इफ। एलएलपी कब लायबल नहीं होगी? पहला, पार्टनर के पास इनफैक्ट नो अथॉरिटी थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी टू एक्ट फॉर द एलएलपी फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट। ध्यान रखिएगा, ही डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। और दूसरा, द पर्सन नोज, जो व्यक्ति उस पार्टनर से डील कर रहा था, ही नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। मैं जानता था कि ये जो व्यक्ति अपने आप को पार्टनर बता रहा है ना, ये जो अपने आप को पार्टनर बन के एक्ट कर रहा है ना, ही डज नॉट हैव अथॉरिटी, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, ये मुझे बिलीव था। तो फिर भैया एलएलपी लायबल नहीं है, मेरी गलती कि मैंने ऐसे पार्टनर से डीलिंग की। तो सेकंड लाइन ध्यान रखिएगा, द पर्सन नोज, पर्सन कौन है? थर्ड पार्टी, बाहरी दुनिया, नोज दैट द पार्टनर हैज नो अथॉरिटी और बिलीव दैट ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। इन दो केसेस में एलएलपी लायबल नहीं होगी। तो सर फिर लायबल कब होगी? एक केस में एलएलपी जरूर लायबल होगी, यदि जो पार्टनर था he is liable to any person। तो सर फिर LLP लायबल कब होगी? देखो भैया, LLP is liable if a partner of the LLP is liable to any person as a result of what? Wrongful act or omission on his part in the course of business। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या विद इन हिज अथॉरिटी, जो उसने एक्ट किया उसके लिए एलएलपी जरूर लायबल होगी फॉर द एक्ट ऑफ द पार्टनर। ये ध्यान रखिएगा। तो एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन as a result of wrongful act या omission on his part, as a result of wrongful act या omission on his part। किस लिए भैया? किस लिए? in the course of the business और within its authority। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है obligation of the LLP whether arising in the contract or otherwise। ये जो obligation है ना, ये जो ऑब्लिगेशन है ना एलएलपी का, क्या ये एलएलपी का ऑब्लिगेशन पार्टनर्स पे जाएगा या पार्टनर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है? तो सर ध्यान से देखिएगा, द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज शाल बी सोलली, सोलली मतलब आत्मा नहीं भैया, सोलली मतलब सिर्फ 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 और सिर्फ एलएलपी का ही ऑब्लिगेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है सर, द लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी शाल बी मीट आउट। घर से लाएगा क्या पार्टनर? नहीं 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 नहीं, एलएलपी की लायबिलिटी शाल बी मीट आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। तो ये था भैया सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कि एलएलपी कब लायबल होगी और एलएलपी कब लायबल नहीं होगी। तो ये था हमारा सेक्शन 27, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब सेक्शन 3, जो बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी शाल बी द सोलली ओनली द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। ये ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं सर पार्टनर कब कब लायबल होगा, कितना लायबल होगा। तो पहली बात, ही इज नॉट पर्सनली लायबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिगार्डिंग एन ऑब्लिगेशन। जो कौन सा था सर? 27(3) में जो ऑब्लिगेशन एलएलपी का था, उसके लिए कोई भी पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि वो पार्टनर है। तो आप ये मत बोलना कि जितने एलएलपी के ऑब्लिगेशन हैं वो पार्टनर के भी होंगे। सोलली इस रीजन से कभी भी वो लायबल नहीं होगा। नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 27(3) सोलली बाय रीजन, सिर्फ इस कारण से कि वो वहां पार्टनर है, वो कभी भी लायबल नहीं होगा। तो 27(3) की बात पे पुख्ता हो गई कि भैया एलएलपी के ऑब्लिगेशन तो एलएलपी के ही होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि किसी पार्टनर ने पर्सनली कोई लायबिलिटी ले ली, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया, कोई ओमिशन कर दिया जो एलएलपी के बिहाफ पे नहीं था,
मतलब उसकी खुद की तरफ से अगर कोई गलती हुई है तो क्या एलएलपी लायबल होगा? ना ना ना। पार्टनर रोड पे झगड़ लिया तो क्या एलएलपी लायबल होगा? पार्टनर ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो क्या एलएलपी लायबल होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखिए सेक्शन 28 क्या बोलता है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27(3) एंड 28(1) शाल नॉट अफेक्ट एनी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर हिज ऑन। ध्यान से देखना, उसके खुद के पाप है ये, एलएलपी के पाप नहीं है, एलएलपी की गलतियां नहीं है, एलएलपी की ऑब्लिगेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस केस में आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे, वो पर्सनली लायबल होगा, एलएलपी अभी भी लायबल नहीं होगी। इसी तरह एलएलपी के किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए पर्सनली कभी भी पार्टनर लायबल नहीं होगा यदि एलएलपी ने या किसी दूसरे पार्टनर ने कोई गलती की। तो बॉस 4 बातों में ये बात खत्म होती है। सबसे पहला सेक्शन 26, 27, 28। तो बॉस 3 सेक्शंस में ये बात खत्म होती है, सेक्शन 26, 27 एंड 28। 26 बोलता है एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज द एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी क्या है सर? एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर in dealing with a person if पहला he do not have any authority to act for the LLP, और दूसरा the person knows, वो थर्ड पार्टी जानती थी that he do not have any authority या does not nor believe him to be a partner। ध्यान रखना, LLP लायबल कब होगी? LLP तभी लायबल होगी यदि कोई पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करता है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो जरूर एलएलपी लायबल होगी। और थर्ड, ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी 27 सबसेक्शन 3 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी शैल बी द सोलली ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। ये ध्यान रखिएगा, द लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी किससे पे होंगी? शैल बी पे आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। ये सबसेक्शन 3 और 4। सेक्शन 28 बोलता है पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 27(3)। क्यों भैया? क्योंकि ये सोलली एलएलपी की लायबिलिटी थी, तो वो लायबल क्यों नहीं है? वो इस रीजन से कभी भी लायबल नहीं होगा कि वो एलएलपी का पार्टनर है। तो सोलली ऑफ बीइंग अ पार्टनर इन एलएलपी ही विल नॉट बी लायबल। दूसरा, प्रोविजंस ऑफ 27(3) एंड 28(1) शैल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। और इसी तरह से वो पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के लिए, किसी दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए, उसके रॉन्गफुल, वापस बोलूं, ऐसे ही ध्यान रखना, वो किसी दूसरे पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन या एलएलपी के रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन के लिए भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो मालिक, दोनों बातें क्लियर हो गई। एलएलपी कब लायबल नहीं है, एलएलपी कब लायबल है, एलएलपी के ऑब्लिगेशन खुद के हैं, एलएलपी की लायबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी में से जाएगी। पार्टनर तभी लायबल होगा जब उसने कोई भी एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस किया हो, तो फिर वो भी लायबल हो सकता है और एलएलपी भी लायबल होगी। पार्टनर पर्सनली लायबल कभी भी नहीं होगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी अगर वो रॉन्गफुल थे, अगर वो ओमिशन थे, ना ही किसी दूसरे पार्टनर को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, एजेंट हूं पर एलएलपी का, दूसरे पार्टनर्स का नहीं। ये थे आपके 3 सेक्शन 26, 27, 28, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, किसको होल्ड कर दिया जाएगा कि वो एक पार्टनर है? याद करो, ये बात हम पढ़ चुके हैं जब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, तो वहाँ भी यही बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न या बाय एक्शन, बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट करता है खुद को, या परमिट करता है किसी और को, परमिट नोइंगली कर रहा है किसी और को कि वो मुझे पार्टनर बताए। मतलब अमर, अकबर, एंथनी 3 दोस्त हैं, उसमें से अमर और अकबर एलएलपी में पार्टनर हैं। एंथनी इज नॉट अ पार्टनर। एंथनी आगे बढ़ के बोल रहा है, जयंतीलाल गड़ाजी खड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी। एंथनी बोल रहा है जयंती भाई से, जयंती भाई मैं इन दोनों के साथ एलएलपी में पार्टनर हूं। ही हिमसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग एज अ पार्टनर। दूसरा केस, अमर और अकबर जयंती भाई को बोल रहे हैं, जयंती भाई एंथनी हमारा पार्टनर है। एंथनी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। एंथनी नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, वो परमिट कर रहा है कि उसको बताया जाए कि वो पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है। ये कहलाता है पार्टनर बाय होल्ड आउट। होल्ड आउट कर लेना मतलब हाथ पकड़ लेना, रोक लेना कि भाई अब तू अपनी बात से मत मुकर, अपनी बात से पीछे मत हट। तो डेफिनेशन क्या होगी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? सेक्शन नंबर 29, इंपॉर्टेंट सेक्शन, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है डायरेक्टली 5 मार्क्स में। एनी पर्सन हूं, क्या गलती कर रहा है? बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय कंडक्ट। पहली गलती, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ या knowingly permits himself to be represented as a partner। एंथनी हम दोनों को परमिट कर रहा है, अमर और अकबर को, कि हाँ मेरे को पार्टनर बताओ, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा। he knowingly permits himself to be represented as a partner to जयंती भाई। तो भैया
नाउ जयंती भाई ने ये देख के कि एंथनी भी हमारे यहाँ पार्टनर है और इनकी तो जोड़ी हो गई, अमर अकबर एंथनी, जयंती भाई ने हमको 1 करोड़ रुपया उधार दे दिया और हम वो पैसे डकार गए। एंथनी के पास पहुंचे जयंती भाई, तो जयंती भाई को एंथनी बोल रहा है मैं कहाँ पार्टनर हूँ। जयंती भाई बोलेंगे ए पगला है क्या रे तू, तेरे कहने पे ही तो उनको 1 करोड़ दिए, तो उस दिन तो उछल उछल के बोल रहा था मैं पार्टनर हूं मैं पार्टनर हूं। तो ध्यान रखिएगा, नाउ ही इज लायबल टू एनी पर्सन, जयंती भाई हु हैज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, जिसने इस भरोसे पे गिव क्रेडिट टू द एलएलपी, एलएलपी को क्रेडिट दे मारी। जयंती भाई को लगा कि अमर अकबर एंथनी तीनों पार्टनर हैं, एंथनी के ऊपर उनका भरोसा था, ये सोच के उन्होंने एलएलपी को क्रेडिट दे दी। भले ही एंथनी ने ये सोचा भी ना हो कि यार इस बात पे भरोसा करके, इस बात को सुनकर शायद कोई थर्ड पार्टी एलएलपी को क्रेडिट दे। तो वेदर और नॉट, ध्यान से देखिएगा, वेदर और नॉट जिसने ये गलती की, द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेटिंग हिमसेल्फ डज और डज नॉट नो, वेदर और नॉट हु ही नोज और ही डज नॉट नोज, कि उसका वो रिप्रेजेंटेशन कोई थर्ड पार्टी गलत तरीके से एज्यूम कर लेगी और क्रेडिट भी दे देगी। एंथनी बोल रहा है जयंती भाई से, मुझे क्या मालूम था आप मेरी बात पे भरोसा कर लोगे। अबे ओ पगले, वो बोलेगा अबे पगले तूने बोला मैंने मान लिया ना, तू ही उछल रहा था मैं पार्टनर हूं मैं पार्टनर हूं, ये सोच के मैंने क्रेडिट दे दी। अब एंथनी बोल रहा है मुझे नहीं लग रहा था कि आप मेरी बात पे भरोसा करोगे। तो यहां क्या लिखा है, वेदर डज और डज नॉट नो, कि ये रिप्रेजेंटेशन, एंथनी ने भले ही ना सोचा हो कि ये रिप्रेजेंटेशन के आधार पर एक थर्ड पार्टी एलएलपी को क्रेडिट दे देगी। तो ध्यान रखना, याद करना इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन है 29(1). अब साहब एलएलपी के पास तो पैसा आ गया, बिल्कुल, क्या एलएलपी को लायबल बनाया जाए? हमने उस एंथनी को तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बना दिया कि तू भी लायबल है भाई, एलएलपी ने पैसा रिसीव कर लिया, तो बताओ एलएलपी को बेनिफिट मिल गया? बिल्कुल, एलएलपी को अगर बेनिफिट मिल गया तो क्या वो एलएलपी लायबल होनी चाहिए? सर होना तो चाहिए। देखते हैं एलएलपी एक्ट क्या बोलता है। हाउएवर वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय सच एलएलपी, उस रिप्रेजेंटेशन के कारण पैसा आया, जयंती लाल गड़ा ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, द एलएलपी शैल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड। ये वर्ड हमको याद रखने की जरूरत है, इजी वर्ड है, मन से लिख देना। ध्यान रखना इसके बीच के वर्ड क्या है, एलएलपी शाल विदाउट प्रिजुडाइज टू द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन सो रिप्रेजेंटेटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी पार्टनर। ये बात हो रही है अपनी एंथनी भाई की, कि एंथनी लायबल हो गया तो क्या एलएलपी बोलेगी अब उसको लायबल बना दो, हमको लायबल क्यों बना रहे हो? नहीं, वो भी लायबल है और आप भी लायबल हो टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयर ऑन। तो भैया लॉ ने दोनों को लपेट लिया, एंथनी को भी जो रिप्रेजेंट कर रहा था या हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तब उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब वो इस फैक्ट से डिनाई, इस बात से पीछे नहीं हट सकता, अपनी बात से मुकर नहीं सकता, मानना पड़ेगा उसको कि वो पार्टनर है। ये था आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक और खास बात भैया, मान लो अमर अकबर एंथनी तीनों ही पार्टनर होते, उसमें से एंथनी की डेथ हो गई, एलएलपी चल रही है अभी भी, आप तो जानते हो एलएलपी को भी परपेचुअल सक्सेशन मिला हुआ है, अमरता का वरदान है। जो पार्टनर की डेथ हो गई, भली एलएलपी सेम नाम से चल रही हो, क्या उसकी डेथ के बाद भी वो लायबल होगा? उसके लीगल हाइट्स? नहीं सर, गलत हो जाएगा। तो देखो क्या बोला गया, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो देखो क्या बोला गया, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, बिजनेस सेम नाम से कंटिन्यू हो तो होने दो, बिजनेस सेम नाम से कंटिन्यू हो रहा है और बिजनेस सेम नाम से कंटिन्यू हो रहा है तो होने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या इससे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा? ना लल्ला ना, नॉट वर्ड पे ध्यान दो, ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ना ही उसकी कोई स्टेट कोई प्रॉपर्टी लायबल होगी आफ्टर द डेट ऑफ द पार्टनर फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स डन बाय द एलएलपी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन तो बहुत छोटी सी थी, अब आप उसको एंथनी को पार्टनर बना रहे थे वहां तक ठीक है, उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को पार्टनर बनाओ ये ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात भी होल्डिंग आउट के साथ उन्होंने समझाई। आप एग्जाम में हालांकि यहाँ तक भी लिख दोगे तो मेरा परफेक्टली काम हो जाएगा। होल्डिंग आउट समझाने के लिए इतनी लाइन सफिशिएंट है। ये था बॉस हमारे 4 क्वेश्चंस। चलिए हम करते हैं रिवाइंड वापस से कि क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहला सेक्शन था हमारा सेक्शन 22 कि भैया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जो लोगों ने इनकॉर्पोरेशन में सब्सक्रिप्शन दिया होगा टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर और एनी अदर पर्सन में बिकम अ पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। सेक्शन 23 रिश्ते समझाता है पार्टनर्स के कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड द एलएलपी विल बी डिसाइडेड या इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट चलते रहेंगे। इसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए सर राइटिंग में, बिफोर इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए बिटवीन द पर्सन हु सब्सक्राइब
to their names between the person who subscribe their names to the LLP, वो एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर सकते हैं LLP पे। लेकिन ये प्री इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिगेशन था, तो क्या लिखना पड़ेगा? प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। नेक्स्ट, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर बिटवीन द पार्टनर्स या पार्टनर्स एंड द LLP, अगर कोई मैटर है जिसके बारे में एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, इट विल बी डिसाइडेड एज पर द शेड्यूल 1। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन 24, 22, 23 रिलेशन पे थे, 24 सीजेशन पे, वॉलंटरी सीजेशन 24(1) सर इन एग्रीमेंट, सिंपल, इन अकॉर्डेंस विथ एन एग्रीमेंट अगर है तो, अगर नहीं है तो सर बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 30 डेज, 30 दिन का नोटिस कम से कम होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 डेज टू द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये है 24(1). कंपलसरी कब होगा सर? 3 केसेस, पहला है डेथ और डिसोल्यूशन, दूसरा है सर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, और तीसरा है सर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट 24(2). तीसरा सर, क्या एक बार सीज होने के बाद भी वो कंटिन्यू होगा स्टिल टू बी अ पार्टनर? यस, ही विल स्टिल after cessation the person will be deemed to be a former partner but he will still be a partner unless, पहला, the person has, ये वाली शीट लेना पड़ेगी, वापस बोल रहा हूं सर, एक बार सीजेशन होने के बाद भी क्या वो पार्टनर बना रहेगा? यस, 24(3) बोलता है द पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द LLP, जिसको हम बोलेंगे पूर्व पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, विल कंटिन्यू टू बी लायबल स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द LLP अनलेस, जब तक कि the person has notice, third party has the notice that the former partner has ceased to be a partner, or notice that former partner has ceased to be a partner of the LLP has been delivered to the registrar। थर्ड पार्टी को मालूम नहीं पड़े जब तक आप अभी भी पार्टनर माने जाओगे। ये था 24(3). सर ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे 24(4) और 24(6) के? 24(4) बोलता है द सीजेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द LLP डज नॉट इन इटसेल्फ। सर सीजेशन के बाद क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगे ये बात बताई गई है 24(4) में और 24(6) में। 24(4) बोलता है द सीजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द LLP डज नॉट बाय itself discharge the partner from any obligation from the LLP, does not discharge from any obligation to the LLP, to any person, to any partner which he incurred while he was a partner। जो पहले उसने कर लिए पुराने पाप, वो था 24(4) और 24(6) बोलता है a former partner or a person entitled to his share in consequence of death या इंसॉल्वेंसी। मेरी जगह मेरे लीगल हायर शायद कोई राइट मांगे तो अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी शैल नॉट हैव एनी राइट, ध्यान रखना काड़ी मत करना बीच में, शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर विद द मैनेजमेंट ऑफ द LLP। ध्यान रखिएगा ये। फिर सर राइट्स क्या होंगे वो भी बता दो, या लीगल हायर्स के राइट्स क्या होंगे? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द LLP एग्रीमेंट वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP सीजेस टू बी अ पार्टनर, उसका पहला अधिकार क्या होगा? द फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन हु इज क्लेमिंग हिज राइट इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, वो लोग क्या मांग सकते हैं? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ये 2 अधिकार उनके पास जरूर होंगे। पहला, they will be entitled to receive share from LLP, पहला an amount equal to capital contribution of the former partner in the LLP या to the LLP, एक्चुअली मेट जो भी उन्होंने किया था दे दो आप, कैपिटल उनकी वापस करो। और दूसरा, his right to share in the accumulated profit after deducting accumulated losses, ये भी ध्यान रखना। कब तक के सर? एज एट द डेट द फॉर्मर पार्टनर सीज्ड टू बी अ पार्टनर। तो भैया ये 24(5) था, 24 में उन्होंने सीजेशन बताया, 24(1) वॉलंटरी, 24(2) कंपलसरी, स्टिल टू बी अ पार्टनर 24(3), ऑब्लिगेशन 24(4), 24(6) और राइट्स 24(5). ध्यान रखिएगा, ये था सेक्शन 24। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस। सर बताना पड़ेगा, पार्टनर की ड्यूटी है कि वो 15 दिनों के अंदर LLP को इन्फॉर्म करे, यदि उसका नाम बदला, उसका एड्रेस बदला, सर उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, यदि कोई पार्टनर इसको इंटरवेन करता है तो 25,000 से लेके 2 लाख, गलत, तो 2,000 से लेके, वापिस बोल रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर इंटरवेन करता है 25(1) को तो सर 2,000 से लेके 25,000 तक की उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और खास बात, अगर कोई पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ LLP, ही शुड फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार, यदि उसको भरोसा, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट LLP है ना विल नॉट फाइल द नोटिस टू द रजिस्ट्रार, ऐसा उसको लगता है तो उसको खुद को ही फिर फाइल कर देना चाहिए। और इन सच केस रजिस्ट्रार क्या करेगी? शाल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन फ्रॉम द LLP बाय सेंडिंग अ नोटिस टू द LLP अनलेस द LLP itself has given the notice या LLP itself have filed such notice। थोड़ा बहुत मन से चलेगा। where no confirmation is received from the LLP within 15 days, तो क्या होगा? the registrar shall register the नोटिस ऑफ सीजेशन बाय सच पर्सन। ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूटी ऑफ LLP क्या है साहब? 25(2) बोलता है एक LLP के लिए,
एलएलपी में जब भी कोई पार्टनर आता है या जाता है, बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, ये ध्यान रखना, फाइल अ नोटिस विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर, ही बिकम्स और सीजेस टू ए पार्टनर, 30 दिन दिए भैया, बहुत होते हैं, वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फाइल अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम सच चेंज, मन से लिखना आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2000 से लेकर 25,000 तक की फाइन एलएलपी पर भी लगाया जा सकता है। और कंप्लायंसेस क्या करनी है साहब, जब भी नोटिस दो, इट शुड बी इन सच फॉर्म एंड सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर ये केस इनकमिंग पार्टनर का है तो एक स्टेटमेंट जाना चाहिए दैट ही कंसेंटेड टू बिकम अ पार्टनर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट सर, सबसे इंपॉर्टेंट, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर एलएलपी क्या होगी सर? पहला 26 सेक्शन बोलता है कि एक पार्टनर एजेंट है एलएलपी का, नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। उसके बाद बोला गया एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन इन द कोर्स ऑफ डीलिंग बाय अ पार्टनर इफ, पहला, द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग सच डीलिंग और ट्रांजैक्शन या पर्टिकुलर एक्ट। दूसरा, द पर्सन नोज दैट, जो थर्ड पार्टी वो जानती है, ही हैज नो अथॉरिटी, पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, या डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। अच्छा, तो फिर ऐसे में एलएलपी लायबल नहीं होगी। है 27 सेक्शन। एलएलपी लायबल कब होगी? इफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन, जो भी उसने किया है रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस किया है, तो फिर एलएलपी लायबल हो सकती है। और 27(3) सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी शैल सोलली बी द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, और असेट्स के लिए और लायबिलिटीज का पेमेंट उसी की प्रॉपर्टी में से होगा। 28 सेक्शन बोलता है पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 27(3). पार्टनर क्यों लायबल नहीं होगा? पार्टनर इसलिए लायबल नहीं होगा भैया क्योंकि 27(3) बोलता है कि एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की खुद की है। तो आप ये मत बोल देना कि वो पार्टनर है इसलिए लायबल है। तो इंग्लिश में सोलली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27(3) और 28(1) कब पार्टनर पे नहीं लगेंगे? अगर पार्टनर ने पर्सनली कोई रॉन्गफुल ओमिशन एक्ट किया तो उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी। आखिरी क्वेश्चन था हमारा सेक्शन 29 का, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या सर? वेयर एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स, रिटन और स्पोकन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स दैट ही शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इज लायबल टू एनी पर्सन हु ऑन सच फेथ, on such representation, who on the faith of such representation has given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know कि उसका ये representation पे कोई credit दे देगा, that representation so reached, ये जो था ना इस तरह से गया। सेकंड बात, however any credit which is received by the LLP ने रिसीव कर ली, as a result of such representation the LLP shall be liable to the extent of the credit received or any financial benefit derived, भले ही whether the person representing or knowingly permits to be represented as a partner is also liable। तो ध्यान रखिएगा भैया, एलएलपी की अपनी लायबिलिटी है, भले ही वो दूसरा व्यक्ति भी लायबल हो। यह है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेक्शन 29। तो ध्यान रखना 29 आपने पढ़ा, आपकी एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी के सेक्शन है 26, 27, 28। इसके अलावा 25वां सेक्शन आपने पढ़ा जो कि था आपके चेंजेस को रजिस्टर्ड करने का। इसके अलावा 24 सेक्शन आपने पढ़ा जो था सीजेशन का, और 22, 23 रिश्ते क्या कहलाते हैं, रिलेशनशिप के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एलएलपी बनाने पर हमारी क्या लायबिलिटीज होंगी, हम कैसे उससे हट सकते हैं, कैसा रिलेशन होगा एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, कैसे कैसे आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है लगातार रजिस्ट्रार को। नेक्स्ट केस में हमारे मन में आता है बॉस कि क्या एलएलपी को वाउंड अप किया जा सकता है, ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें एलएलपी बंद हो सकती है, और इसके दूसरे मेजर डिस्टिंक्शन, दूसरी बड़ी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होंगे। ये दो चीजें लेकर तो मैं चेतन मंत्री वापस से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि याद होने चाहिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 18 की एलएलपी को अगर वाउंड अप करना हो तो कितने तरीकों से एलएलपी वाउंड अप होगी। सेक्शन है हमारा 63। यदि एलएलपी को वाउंड अप करना तो साहब पहले तो हो सकता है वॉलेंटरीली, दूसरा हो सकता है साहब ट्रिब्यूनल, और अगर इस तरह से हुआ, दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई हुआ तो एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 64 बताता है ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब ट्रिब्यूनल बीच में कूदेगा। वॉलेंटरी तो आप जब चाहो तब कर सकते हो, ऐसा क्यों होगा कि ट्रिब्यूनल आकर उस एलएलपी को डिसॉल्व करवाएगा। चलिए सर्कमस्टेंसेस पढ़ते हैं। एलएलपी मे बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी डिसाइड्स, एलएलपी खुद ही डिसाइड कर रही है कि हमारा वाइंडिंग अप प्रोसीजर पूरा ट्रिब्यूनल ही करेगी, तो वो खुद ही अप्लाई करती है कि भैया हमको वाइंड अप कर दो। ट्रिब्यूनल के पास जाके हाथ जोड़ के बोलती। तो पहला, एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल खुद हमको वाउंड अप करे। दूसरा, इफ फॉर अ मोर देन 6 मंथ पीरियड, आपको याद होगा नंबर ऑफ पार्टनर इज डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। बी पॉइंट बोलता है कि यदि आपका मोर देन 6 मंथ्स आपके नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो टू, याद होगा आपको कि कई बार 2 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई तो 6 महीने के अंदर दूसरा पार्टनर लाना था, आप नहीं लेके आए, और
6 महीने बीत चुके हैं, ज़्यादा समय हो गया है और अभी भी आप दो पार्टनर नहीं हुए, तो इट मे बी डिसॉल्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स। नेक्स्ट है अगर वो भारत की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, अगर कहीं भी डाउट लगता है कि सिक्योरिटी को लेकर ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर, अगर कहीं भी ऐसी एलएलपी कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो अगेंस्ट दी सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या पब्लिक ऑर्डर है, तो उसको फटाफट डिसॉल्व करो भैया, ऐसी एलएलपी नहीं चाहिए अपने को। नेक्स्ट, एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट, उसने गलती की इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। दो चीजें, पहला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न, दो अलग अलग चीजें। पहला स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न। कितने समय तक साहब? फॉर एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत लंबा समय है यार, 5 लगातार साल। ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव बोला है, लगातार। अगर आपने फाइल नहीं किया तो ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर दी। और आखिरी है, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई और जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है, कोई भी वाजिब रीजन है, कोई भी इक्विटेबल रीजन है, तो हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे 6 रीजन जिसमें ट्रिब्यूनल डिसॉल्व कर सकती है। 2 सेक्शन लगे 63 और 64। नेक्स्ट मूव करते हैं बॉस हम डिफरेंस, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक एलएलपी और एक फर्म और एक एलएलपी और कंपनी के बीच में। तो पहले पढ़ते हैं हम एलएलपी और फर्म के बीच का डिफरेंस। मैं पहले आपको एक नॉर्मली समझा देता हूं, फिर इसको याद करने के लिए हम छोटा सा कुछ तरीका अडॉप्ट करेंगे ताकि ये दिमाग में एक ही बार बैठ जाए। पहला, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे भैया। तो पहला डिफरेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला पॉइंट सर, एक्ट दोनों के कौन से? एक का है एलएलपी एक्ट 2001, एक का है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दूसरी बात सर, बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? सर एलएलपी है, ये नहीं है। तीसरा से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट सर एलएलपी के लगेगा, फ्रॉम इट्स मेंबर सेपरेट माना जाएगा, जबकि आप जानते हो पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये वर्ड्स आपको लिख के आने हैं भैया, ध्यान रखिएगा। क्रिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, जबकि इट इज क्रिएटेड बाय, पार्टनरशिप हमेशा बनती है थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये था इसका क्रिएशन। रजिस्ट्रेशन सर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट पे चलती है। इट कैन सू एंड बी सूड ऑन इट्स ओन नेम, जबकि यहां पार्टनरशिप में वॉलंटरी है। इच्छा हो तो करवा लो, थर्ड पार्टी जरूर केस कर सकती है। फर्म जो है थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये था साहब रजिस्ट्रेशन। परपेचुअल सक्सेशन सर किसका रहेगा? एलएलपी का रहेगा। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट, ये वर्ड आपको लिख के आना है, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एलएलपी, जबकि यहां पर इट मे अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, ऐसा लिखना है। इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन, जबकि एलएलपी के लिए बोलेंगे इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। नेम बताओ भैया, एलएलपी के नेम के आखिरी में क्या जुड़ेगा? एलएलपी सफिक्स किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, द नेम ऑफ द एलएलपी टू कंटेन द वर्ड एलएलपी एज सफिक्स, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है भैया। पार्टनरशिप में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है भैया। पार्टनर्स को जो नाम रखने का ना रखो रे, फ्री हो तुम, तुम्हारे लिए ऐसा कोई कंडीशन यहां अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है लायबिलिटी। आप जानते हो एलएलपी में हर मेंबर की लायबिलिटी जो है लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना? जितना उसने एग्रीड कंट्रीब्यूशन की बात कही है, एक्सेप्ट विलफुल फ्रॉड में अनलिमिटेड होगी बॉस। एलएलपी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हो, विलफुल फ्रॉड कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। जबकि आप जानते हो पार्टनरशिप में हमेशा लायबिलिटी कितनी होगी सर? अनलिमिटेड। इवन उसकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी लायबिलिटी में, उसकी पर्सनल एसेट को भी यूज करके हम डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है सर म्यूचुअल एजेंसी। एक एलएलपी में एक पार्टनर, नेक्स्ट है सर म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर बाइंड करता है एलएलपी को, पर दूसरे पार्टनर्स को नहीं करता। ध्यान रखिएगा ये। जबकि पार्टनरशिप का तो एग्जिस्टेंस ही भैया म्यूचुअल एजेंसी के कारण है कि एवरी पार्टनर बाइंड द फर्म एज वेल एज ऑल द अदर पार्टनर बाय हिज ओन एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मालिक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्या करें इसका? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी अपॉइंटेड, और उसमें भी एक का रेसिडेंट होना जरूरी है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कॉमन सील सर एलएलपी की होती है, पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट सर लीगल कंप्लायंसेस कौन करेगा? नेक्स्ट सर लीगल कंप्लायंसेस कौन करेगा भैया? यहां पे स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे, इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहां पे सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, जबकि यहां फॉरेन नेशनल्स पार्टनर नहीं बन सकते। एक में कैन है, एक में कैन नॉट है। और आखिरी, क्या माइनर पार्टनर बनेगा? ना 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 ना, माइनर इवन पार्टनर भी नहीं बनेगा, और माइनर को आप एलएलपी में बेनिफिट्स के लिए भी मत लेना। जबकि पार्टनरशिप में वो पार्टनर तो नहीं बनता, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ
ऑल दी पार्टनर्स, ये ध्यान रखिएगा, ये था माइनॉरिटी वाला पॉइंट। और आखिरी, क्या कोई एनुअल फाइलिंग होगी? बिल्कुल होगी साहब। पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जानते हैं। जबकि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बनती है या एक्ट से फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली इसको एनुअल अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ये दो फाइल तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ एनुअल रिटर्न भी फाइल करना। तो तीन चीजें आएगी भैया, एक जाएगा, तीन चीजें जाएंगी भैया। सबसे पहला एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तीन चीजें जा रही हैं यहां पर, वो है सबसे पहली एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, दूसरा सर सॉल्वेंसी स्टेटमेंट दो, और तीसरा एनुअल रिटर्न। ये तीन चीज तो आपको देनी देनी हर साल, एवरी ईयर। और पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मालिक समझ में तो सब आ गया सर, अब याद करने का कोई तरीका बता दो तो मजे ही आ जाएगा। लाओ मजे के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या ध्यान रख सकते हैं। देखो मैंने कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे, मेरा टाइटल है उसमें पार्टनर। अब आप पार्टनर से क्या क्या ध्यान रख सकते हो? पहला पॉइंट, माइनर एज अ पार्टनर, ये याद रह जाएगा। एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं कि नहीं होते हैं, वो याद रह जाएगा। एक फॉरेन पार्टनर, मतलब फॉरेन पार्टनरशिप होती है या नहीं होती, वो भी याद रह जाएगा। और एक पार्टनर से याद आना चाहिए आपको, म्यूचुअल एजेंसी। तो 4 पॉइंट पार्टनर वर्ड से कौन कौन से सर? म्यूचुअल एजेंसी, माइनर कैन बी ए पार्टनर और नॉट, डेजिग्नेटेड पार्टनर का रोल क्या है, और फॉरेनिश पार्टनरशिप और फॉरेन पार्टनरशिप होती है। यानी 4 चीजें पार्टनर वर्ड से याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये 4 बातों को ध्यान रखें, म्यूचुअल एजेंसी, माइनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड फॉरेन पार्टनरशिप। चलो साहब ठीक है। अब बाकी के क्राइटेरिया, बाकी के बेसिस कैसे याद रख सकते हो? देखो सोचना शुरू करो, इमेजिन करो। सर एलएलपी बनती है एक्ट से, तो उसका क्रिएशन किससे होता है? सर एक्ट से। तो शुरुआत करें, क्रिएशन पहला पॉइंट याद करो, आपकी इसमें डिफरेंस है क्रिएशन का। एक है बाय एग्रीमेंट, याद करो क्रिएशन में एक जगह लिखा है बाय एग्रीमेंट, तो ध्यान रखना पहला पॉइंट क्रिएशन। क्रिएशन किससे हुआ? सर एक्ट से। और जैसे ही एक्ट वर्ड आ जाए, कुछ बेसिक बातें जो आपने कंपनी एक्ट में पढ़ी थी वो अपने आप याद आनी चाहिए, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा सर एक्ट है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। तीसरा सर अगर एक्ट है तो परपेचुअल सक्सेशन है। चौथा सर एक्ट है तो रजिस्ट्रेशन है। पांचवा सर एक्ट है तो कॉमन सील है। ये 5 बातें जो हर एक कंपनीज में आप अप्लाई करते थे वो यहां पर भी अप्लाई कर लो। बोलो वापस से। पहला सर क्रिएशन एक पॉइंट है, क्रिएशन किससे हुआ? एक्ट से। और एक्ट लगते से 5 बातें, सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉमन सील, रजिस्ट्रेशन और परपेचुअल सक्सेशन। ये 5 बातें तो यहीं से याद रह जाएंगी। और अगर एक्ट से फॉर्म हुआ है तो बॉस लीगल कंप्लायंसेस भी तो करने हैं। लीगल कंप्लायंसेस कौन करेगा? तो हम बोलते हैं एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, जबकि पार्टनरशिप में सभी लोग करेंगे। और अगर लीगल कंप्लायंसेस है तो आखिरी बात, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी तो करना पड़ेगा। तो देख लो दादा, ये सारे पॉइंट इस तरह से याद हो गए कि आपको पार्टनर से आपने 4 बेसिस निकाल लिए और क्रिएशन और एक्ट से आपने करीब 7 बेसिस और निकाले, तो टोटल इस तरह से 12-13 पॉइंट हम याद कर सकते हैं। वापस से सर क्रिएशन किससे हुआ? हम ये बोलेंगे क्रिएशन हुआ, एक जगह बोला एक्ट, एलएलपी एक्ट से बनती है तो एक्ट के 2 अलग अलग, एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, दोनों के एक्ट अलग अलग हैं। एक्ट बोलते से आपको याद आना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉमन सील, लीगल कंप्लायंस। ये 6 चीजें हमेशा एक कंपनी के लिए आप याद करते तो। और आखिरी एक और जुड़ गया, एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आई होप अब आपसे कोई भी पूछना नींद में भी तो ये डेफिनेटली याद आएगा कि 4 पॉइंट पार्टनर के और 7 पॉइंट 8 पॉइंट हम क्रिएशन और एक्ट से बना लेंगे। बोलिए क्या याद रह जाएगा? अब आराम से आप ये 8 से 10 पॉइंट डिफरेंस में लिख पाओगे। इज इट क्लियर? तो अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारे पास है वो है मालिक आपका एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बहुत कुछ इसमें सिमिलरिटी है, थोड़े से डिफरेंसेस है। पहला एक्ट, एलएलपी का एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008, इनका एक्ट है 2013। यहां एलएलपी में जो पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है पार्टनर, जबकि जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है मेंबर। बहुत इजी डिफरेंस। तीसरा इंटरनल गवर्नेंस, यहां जो होगा इट विल बी गवर्न बाय एन एक्ट और बाय एन एग्रीमेंट, जबकि कंपनीज का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है, स्टेच्यू से गवर्न होता है। कंपनी के नाम के साथ आप लगाते हो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, जबकि एलएलपी के साथ आप वर्ड यूज करते हो एलएलपी एज सफिक्स। नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टनर, यहां मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने इच्छा रखो। जबकि प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट सर लायबिलिटी ऑफ मेंबर, यहां पर लिमिटेड टू द एक्सटेंड एग्रीड कंट्रीब्यूशन लिखना है भैया, जबकि यहां पर डिपेंड करेगा वो कि वो लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, गारंटी कंपनी है। फिर भी डिफरेंस में इन्होंने जरा सा लिखा कि वो लिमिटेड है अप टू द अमाउंट अनपेड, तो आप भी ये लिख देना। ये है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट कौन देखेगा साहब? यहां का मैनेजमेंट देखने की लायबिलिटी पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, जबकि कंपनी का अफेयर्स, कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। नेक्स्ट सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला गया, यहां मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जबकि कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर
और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है। तो बोलते जाओ भैया, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने सोचा सर एक्ट कौन सा है। जब एक्ट याद आ जाए तो दूसरी बात सर कितने मेंबर्स होने चाहिए, उनकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट कौन देखेगा, ये 3 वर्ड इससे याद आने चाहिए। गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, ये चौथा पॉइंट है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है, लिमिटेड है तो कितनी है, ये हमारा पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होंगे, जो लोग पर्सन जुड़ते हैं उनको क्या बोला जाएगा। 7 से 8 पॉइंट इजीली याद होंगे। रिपीट करो मेरे साथ। पहला एक्ट, दूसरा मेंबर बोलेंगे कि पार्टनर, तीसरा गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होगा, फोर्थ नाम के पीछे क्या लगेगा, मेंबर्स कितने होंगे, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, उनका मैनेजमेंट कौन देखेगा, और आखिरी जो जोड़ा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। इसका मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाया, बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। यहां तक हमने जो भी देखा वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब छोटे छोटे से कुछ बातें और कि सपोज पार्टनर्स ने या एलएलपी ने अगर फ्रॉड किया तो लायबिलिटी क्या होगी, कितनी होगी। देखिए सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सर लिमिटेड से अनलिमिटेड कर दी। यदि इन केस ऑफ फ्रॉड आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी तो कैसे होगी, इन केस ऑफ फ्रॉड इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड ऑन बाय, कौन कर रहा है, सब एलएलपी या एनी ऑफ इट्स पार्टनर। क्यों करा उन्होंने, विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड, उनका इंटेंशन ही किसी को धोखा देना था। विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी पहला, और एनी अदर पर्सन दूसरा, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। 3 चीजें बोलो, किसको धोखा देना था, इंटेंट टू डिफ्रॉड पहला, क्रेडिटर्स दूसरा, एनी अदर पर्सन तीसरा, एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। तो क्या होगा, एलएलपी या उसके पार्टनर ने ऐसी कोई गलती की तो क्या होगा बॉस, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर हु एक्टेड to defraud the creditor any other person of a fraudulent purpose। तो मालिक अब उनकी liability होगी ही shall be unlimited for all or any of the debts or the liabilities of the LLP। ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि यदि however करके एक छोटा सा पॉइंट है, यदि कोई ये एक्ट किसी पार्टनर ने किया हो तो LLP भी लायबल तो होगी। कितनी, कितने तक लायबल होगी एक एलएलपी, टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर, अनलेस ये प्रूव ना हो जाए, जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए, अनलेस इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द एलएलपी दैट, अगर उन्होंने ये प्रूव कर दिया, किसने, एलएलपी ने एस्टेब्लिश कर दिया, साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये जो एक्ट था ये विदाउट द नॉलेज या विदाउट द अथॉरिटी था, तो फिर भैया एलएलपी बच गई। हाँ एलएलपी बच गई, ये वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 बातें हो गई भैया। वापस इन केस ऑफ फ्रॉड सेक्शन 31 बोलता है इन द इवेंट ऑफ एनी एक्ट कैरिड आउट बाय द एलएलपी और एनी ऑफ इट्स पार्टनर विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन ऑफ और एनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। यहाँ तक मन से लिखना है। यहाँ से द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर्स हु एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स एनी अदर पर्सन or for fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts and liabilities of the LLP. However, if any such act is carried out by a partner, आप क्या बोलोगे, LLP will be liable to the same extent. But if it is established by the LLP that the act was done without my knowledge, without our authority, तो LLP बच जाएगी। ये था आपका सेक्शन 31। 32 बोलता है where any business is carried out with an intent और फॉर सच पर्पस, मतलब फ्रॉडुलेंट पर्पस, और हर वो व्यक्ति एवरी पर्सन जो ये जानता था, जो ये पहले से ही जानता था कि ये जो कैरी ऑन हो रहा है ये इसी मैनर में हो रहा है, तो बॉस हर उस व्यक्ति को जिसने नोइंगली फ्रॉड किया, ही विल बी लायबल फॉर एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विद अ फाइन नॉट लेस देन 50,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। तो भैया जेल हो जाएगी, हथकड़ी लग जाएगी। ध्यान से देखना, आराम से करना, जो भी करो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मत करना। और सेक्शन 33 बोलता है कि यदि एलएलपी आ तो भैया हथकड़ी लग जाएगी, जेल हो जाएगी। देख लेना, अगला लेक्चर वहीं से देखेंगे, फिर अपन गड़बड़ हो जाएगी और फाइन अलग देना पड़ जाएगा। लफड़ा ही लफड़ा, काय को डिफ्रॉड कर रहे हो, मत करो यार, मत करो धोखाधड़ी। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, वेयर एलएलपी और एनी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय, 4 लोगों के नाम है भैया, एलएलपी, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय, 4 लोग, हैज कंडक्टेड द अफेयर्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। हो, तो ये लफड़ा है। जो आपने ये फ्रॉड किया उसके लिए हो सकता है आपको आईपीसी की धारा लगे, कोई दूसरे एक्ट में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाओ, वो तो जान ही जाना है। वो दूसरे लॉ हैं जो अभी अप्लीकेबल हैं, उसमें भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चलेगी। उसके अलावा द एलएलपी, द पार्टनर, द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एम्प्लॉय शाल बी लायबल टू पे द कंपनसेशन। हो, और खतरनाक। पहले तो क्या बोल रहे थे भैया, फ्रॉड करोगे तो कहाँ भेज देंगे, जेल। फिर क्या करेंगे सर, फाइन लगा देंगे। और क्या सर, और कुछ नहीं। इसके अलावा आपके अगेंस्ट जितनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अलग अलग एक्ट में लग सकती होंगी वो तो होंगी ही, आपको डैमेजेस भी पे करने। यहां आके भैया एलएलपी एक खतरनाक हो गया है,
आपसे सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि अब आप डैमेजेस पे करोगे उस हर एक व्यक्ति को जिसने आपकी वजह से लॉस सफर किया है। ध्यान रखना, इस बार कपड़े उतार लेगी गवर्नमेंट, दिक्कत हो जाएगी। बस एक ही एक्सेप्शन है कि एलएलपी विल नॉट बी लायबल इफ सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ने जो भी किया वो विदाउट इट्स नॉलेज या कन्वीनियंस है, विदाउट हिज। बस एक ही चीज है कि एलएलपी लायबल नहीं होगी यदि पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने जो भी किया उसमें एलएलपी के बिना नॉलेज के लिए किया, विदाउट नॉलेज ऑफ द एलएलपी। बस ये 4 सेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो मालिक, ये था फ्रॉडुलेंट केस जिसमें 30 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, ये आपको ध्यान रखना है। पहला बोला गया फ्रॉड में लायबिलिटी क्या होगी, फिर उसमें बोला गया पार्टनर के लिए भी एलएलपी लायबल है, बस एलएलपी ये प्रूव ना कर दे कि उसकी नॉलेज और अथॉरिटी के बिना ही हुआ था। 32 में बोला गया कोई भी बिजनेस जिसका इंटेंट ही इसी तरह से फ्रॉडुलेंट करना है, जो सबसेक्शन 1 में बोला गया, और हर पर्सन जो जानता था नोइंगली पार्टिसिपेट इन सच कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो फिर उसको जेल भी होगी, फाइन भी होगी, मन से लिखना रहेगा। एलएलपी या कोई भी पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में अफेयर्स चलाएगा तो विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर एनी एक्ट, कोई भी दूसरे नियम जो है वो तो है ही, दूसरे जो लॉ है वो तो है ही, इस लॉ में आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे टू एवरी पर्सन हु हैज सफर्ड लॉस ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ योर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था फ्रॉडुलेंट बिहेव करने का नतीजा, जिसमें आपको जेल में हथकड़ी भी पहनाई जाएगी, सजा भी मिलेगी, डैमेजेस भी पे करने पड़ जाएंगे, और कुल मिला के अब हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है बुक्स ऑफ अकाउंट सर मेंटेन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सेक्शन 34 बोलता है कि इनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब करे गवर्नमेंट। कैसे सर? आप जानते हो, आइदर ऑन कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस, ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये भी स्पेसिफाई कर दिया, सिंगल एंट्री फॉलो मत करना, दोनों में से कोई भी एक मेथड, और डबल एंट्री सिस्टम आपको फॉलो करना है। किस लिए? फॉर अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए, रिकॉर्डिंग हुई है, उनको कर लो। नहीं, वापस बोल रहा हूं, फॉर दी अफेयर्स ऑफ दी एलएलपी, जो भी ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हो यार, कर लो ना। कहां रखोगे बुक? सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कितने समय तक? सर जो भी प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। यह है आपका पहला सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट है, क्या हर साल आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। यह बात हमने डिफरेंस में भी पढ़ी कि 3 चीजें फाइल करना होती है, एनुअल अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। तो लाइए साहब, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी कितने समय में सॉल्व करनी है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। ओहो हो, साल खत्म होने से 6 महीने के अंदर आपको करना ही है भैया। शैल लिखा है, मे मत लिख के आना, विल मत लिख के आना, शैल लिख के आना है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर, जो भी बीत गया, एज पर द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर, उस 31 मार्च के हिसाब से आपको स्टेटमेंट फाइल करना है। इन द फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द, कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। आप तो जानते हो सारी लीगल कंप्लायंसेस का ठेका किसने लिया है? डेजिग्नेटेड पार्टनर ने लिया है। और आखिरी, जब ये स्टेटमेंट आप फाइल करोगे तो क्या ये स्टेटमेंट कभी कभी करना है? ना 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 सर, ये हर साल करना है, जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाए फीस के साथ। ये छोटी सी बात लिखना हो तो लिखना, वरना रोक देना। पर 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी अकाउंट्स हैं इनका ऑडिट कराना पड़ सकता है, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब। इसके रूल्स गवर्नमेंट बताएगी। हाउएवर, गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से नोटिफाई कर सकती है और कुछ लोगों को माफ कर सकती है, एग्जाम कर सकती है कि तुम वाले जो एलएलपी हो ना, एग्जाम कर सकती है कि कुछ एलएलपी को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो एक लाइन लिख के आ जाना। अरे यार, ये फिर बबल बन गया इस पे यार। तो 3rd पॉइंट इसी तरह से लिखना, सिंपल सा, कि हर साल आपको ये स्टेटमेंट फाइल करना है सबसेक्शन 2 में, और हर साल आपको इन अकाउंट्स का ऑडिट कराना है एज पर द रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन लाके उसमें से कुछ एलएलपीस को एग्जाम भी कर, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एलएलपी को एग्जाम। 4th पॉइंट जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर साल आपको भैया ऑडिट कराना रहेगा। कैसे सर? एज पर द रूल्स, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसमें से कुछ लोगों को माफी दे सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है कि चलो चलो तुम लोग ऑडिट मत करवाओ, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर यदि आप में से कोई भी इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता तो 25,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी किस पे लगेगी साहब? एलएलपी। और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये था आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का बहुत छोटा सा सेक्शन। ठीक ठाक आंसर इसका हम बना पाएंगे। नेक्स्ट है मालिक, क्या एनुअल रिटर्न भी फाइल करने? बिल्कुल, जैसे अकाउंट्स बनाने, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट फाइल करना है, ऑडिट करवाना है, वैसे ही एनुअल रिटर्न भी फाइल करने हैं। सेक्शन है आपके सामने, वो है 3 और 5, 35 सेक्शन।
एवरी एलएलपी शैल लिखोगे, मे लिखोगे सर, शैल लिखना है। एनुअल रिटर्न फाइन करना है, ऑथेंटिकेटेड बाय, शैल लिखना है और ऑथेंटिकेशन होगा ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। कौन से फॉर्म में? सर एज में भी प्रिस्क्राइब। कौन से मैनर में? सर एज में भी प्रिस्क्राइब। फीस? सर एज में भी प्रिस्क्राइब। ये तीन बातें सेक्शन 35 की जरूर लिखना, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। वहां 6 महीने दिए थे, यहां सिर्फ 60 दिन दिए। अगर आप इसमें चूक गए भैया तो 25,000, अगर आप इसमें चूक गए भैया तो 25,000 से लेके 5 लाख तक का एलएलपी के ऊपर फाइन लगेगा, और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होगा उसके ऊपर लगेगा 10,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन। सेक्शन नंबर है 35। 60 दिन वाली बात याद रखिएगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन कि सर हमने शुरू में 4 शेड्यूल पढ़े थे। पहला शेड्यूल क्या बताता है? अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो आप पहला शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। फिर था आपके पास दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 शेड्यूल में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड बताता है सर एक फर्म को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना। थर्ड बताता है सर एक प्राइवेट को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना। फोर्थ बताता है सर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करना। और यही बात यहां पर सेक्शन नंबर 55, 56, 57 में बोली है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ फर्म, अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। इसके लिए देखो क्या लिखना है। सेक्शन नंबर 55 है, 56 है और 57 है, 55, 56, 57। बहुत सिंपल सी बात बोलता है, अ फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी, अ प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट इनटू एलएलपी। कैसे? एक ही बात, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड शेड्यूल। फर्म के केस में सेकंड, थर्ड शेड्यूल प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो ये तीनों सेक्शन एक जैसे, सिर्फ नीचे का शेड्यूल बदल देना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिख देना, और इस चैप्टर को तो आपको फॉलो करना ही है। मतलब जो भी इसमें एक्ट है वो तो फॉलो करना ही है। अब क्या होगा साहब, जब आप 55, 56, 57 के अंतर्गत कोई भी अपने आप को कन्वर्ट करवाएगा तो 58 में उसका रजिस्ट्रेशन होगा कन्वर्जन के बाद। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा, आरओसी अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी है, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो भी केस है, हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस शेड्यूल, वेरियस एक्ट, वेरियस रूल्स, सब कुछ। 3 बातें, वेरियस शेड्यूल, प्रोविजंस एंड द रूल्स। अगर ये सब कंप्लाई हो गया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा उनके डॉक्यूमेंट्स को। ध्यान से देखना, और इशू कर देगा एक सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रार अब उनको एलएलपी का एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। क्या बोलते हुए? स्टेटिंग दैट। क्या लिखा होगा उसमें? आई लव यू, ना। उसमें लिखा होगा कि ये एलएलपी ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मान ली जाए। तो भैया आपने फर्म को एलएलपी में, प्राइवेट को एलएलपी में या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में सेक्शन 58 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलते से ही रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। आपने करवा लिया, आप खुश हो जाओ। ये था सेक्शन 58। 15 दिनों के अंदर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ध्यान से सुनना, वो जो पहले फर्म थी अब क्या बन गई सर? वो एलएलपी बन गई है। अब उस नई एलएलपी को क्या करना है? विद इन 15 डेज इन्फॉर्म करना है। किसको? देखो, अगर फर्म है तो कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, अगर कंपनीज हैं तो कंसर्न आरओसी को इन्फॉर्म करो भैया कि हमारा वो स्टेटस गया, अब हम हो गए हैं एलएलपी। तो ये इन्फॉर्म तो करो। तुम्हारा वहां भी तो नाम लिखा है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, तुम्हारा वहां भी तो नाम लिखा है आरओसी में, प्राइवेट लिमिटेड या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के तौर पर। तो इन्फॉर्म कर दो कि नाउ भैया वी आर नाउ एलएलपी, सो इट शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड इन सच मैनर, इन सच फॉर्म एज में बी रिक्वायर्ड। वो कर देना आप। चलो सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होंगे? बहुत सिंपल से 3 इफेक्ट की बात करते हैं। पहला, ये जो एलएलपी बन गई ना, अब इसका जो भी नाम सर्टिफिकेट में लिख दिया, ये उसी नाम से पहचानी जाएगी। तो देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड। क्या बोलोगे? बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ये पहला इफेक्ट कि उसको उसी नाम से पहचाना जाए। दूसरा, जितनी भी टेंजिबल, इंटेंजिबल जो भी प्रॉपर्टीज थी कंपनी की, फर्म की, या जो भी केस हो, जितने भी राइट्स, प्रिविलेजेस, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन थे, वो किसके थे सर? वो पहले फर्म के थे, वो पहले प्राइवेट कंपनी के थे, वो पहले अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के थे, और अब किसके होंगे सर? इधर आ जाएंगे। कहां पर? अब ये होल सारे ऑब्लिगेशंस, राइट्स सब किसके मान लिए जाएंगे? एलएलपी के मान लिए जाएंगे। देखिए ध्यान से, ऑल द टेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स, ऑल द राइट्स, असेट, प्रिविलेजेस, लायबिलिटी, ये जो भी थे, ये जितने भी प्रॉपर्टीज थी, ये सब किसको ट्रांसफर हो जाएंगी? शैल बी ट्रांसफर्ड टू हुम? शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड शैल वेस्ट इन, किसके हो जाएंगे? एलएलपी के। ये आप मन से भी लिख सकते हो, बिना कोई एक्ट, बिना कोई डीड, बिना किसी एग्रीमेंट के। ऑटोमेटिकली आपके सारे पुराने पाप अब नए उसमें ट्रांसफर
मान लिए जाएंगे। तो पुरानी आत्मा मर गई है, वो आत्मा शिफ्ट हो गई है एलएलपी के शरीर में और अब एलएलपी वापस से जिंदा हो गया है। तो आदमी भले ही मर जाए, उसकी आदतें नहीं बदलती, उसकी एसेट्स लायबिलिटी नहीं बदलती, वो की वही एसेट्स और लायबिलिटी, वही राइट्स प्रिविलेज ऑब्लिगेशंस अब किसके मान लिए जाएंगे? एलएलपी के। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन था, यहां तक हमने ये पूरा पढ़ लिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे अलग अलग मिसलेनियस प्रोविजंस थे एलएलपी के। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी आप मन से भी लिख सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट आप मन से भी लिख सकते हो। चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो मालिक ये हो गया आपका एलएलपी एक्ट पूरा कंप्लीट, कोई पार्ट हमने नहीं छोड़ा, हर आंसर को 2-2 3-3 बार रिपीट किया और एक बार और आपके दिमाग के खोपचे में क्या क्या गया उसके लिए हम करते हैं रिवाइंड। चलो भैया वापस से आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि एलएलपी को वाउंड अप कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 63 बोलता है या तो वॉलंटरी या थ्रू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब बीच में इंटरफेयर करेगा उसके लिए है आपके पास सेक्शन 64। पहला केस जब एलएलपी खुद डिसाइड करे दैट इट शुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। दूसरा केस जब आपने मोर देन 6 मंथ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द एलएलपी रिड्यूस्ड बिलो 2 रखा। फोर्थ केस व्हेन एलएलपी ऐसा एक्ट करे विच इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड द पब्लिक ऑर्डर। फिफ्थ केस सर था हमारा डिफॉल्ट इन फाइलिंग व्हाट, एक तो अकाउंट्स, एक सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न फॉर कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर, और सिक्स था जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड। नेक्स्ट था सर डिफरेंस, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था। सबसे पहले उस शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। हमने बनाए थे पार्टनर से 4 पॉइंट। पार्टनर में पहला माइनर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, फॉरेन पार्टनरशिप और म्यूचुअल एजेंसी। फिर क्रिएशन कैसे होता है, क्रिएशन होता है एक्ट से। तो एक्ट आते से फिर हमने बोला सर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, उसका रजिस्ट्रेशन होना, कॉमन सील होना, लीगल कंप्लायंसेस होना और फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होना। ये पॉइंट्स थे आपके पार्टनरशिप और एलएलपी के। आई होप अंदर के कंटेंट आपको बिल्कुल याद आएंगे। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास था वो था एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसमें सबसे पहला था एक्ट, फिर मेंबर्स और पार्टनर्स को क्या बुलाएंगे, फिर इंटरनल गवर्नेंस कौन देखेगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है, एक स्टेच्यू से होता है। फिर हमने देखा था नाम, एक में सफिक्स लगेगा एलएलपी, एक में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड वर्ड लग सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर एक में 2 और अनलिमिटेड, एक में 2 और 200 और 7 और अनलिमिटेड, ऐसा लिखोगे। नेक्स्ट है साहब लायबिलिटी, एक में लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन लिखना और एक में लिखना है अमाउंट अनपेड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, साहब कौन देखेगा, ये देखेगा पार्टनर इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, जबकि यहां बीओडी ही मैनेजमेंट चेक करता है। नेक्स्ट है साहब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, यहां पे प्राइवेट में 2 डायरेक्टर और पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट है साहब लायबिलिटी, जिसके लिए सेक्शन था हमारे पास 30। इन केस ऑफ फ्रॉड क्या लायबिलिटी होगी, इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय द एलएलपी और इट्स पार्टनर विथ एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, किसको सर, क्रेडिटर, एनी अदर पर्सन और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पसेस, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर, दोनों की बोलो, द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड द पार्टनर शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी। सर हाउएवर एनी सच एक्ट is made या done by a partner of the LLP, LLP will be liable, हाँ होगी साहब, will be liable to the same extent as the partner. However इसमें एक एक्सेप्शन है कि unless अगर LLP एस्टेब्लिश कर देती है that the act is done without the knowledge, without the authority of the LLP. ये था 30 subsection 1. 30 subsection 2 बोलता है where any business is carried with such intent as specified in subsection 1 or every person who is knowingly a party to carry on the such business, then उसको सबसे पहले होगी जेल up to a term of 2 years. फिर लगेगा फाइन जो कि होगा 50,000 से लेके 5 लाख, 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन लगेगा। और सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 बोलता है मालिक कि एक एलएलपी या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय जो कि इस तरह से अफेयर्स कंडक्ट करता है उसके ऊपर फ्रॉडुलेंट मैनर में अफेयर्स कंडक्ट करने पे जितने बाकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी वो तो होंगी, साथ ही इज लायबल टू पे द डैमेजेस टू एवरी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और डैमेज बाय रीजन ऑफ सच कंडक्ट। तो भैया गवर्नमेंट इस बार खतरनाक मोड़ में, ऐसी कोई गलती आप मत करना। इसमें बस एक ही पॉइंट है, वापस एलएलपी अपने आप को बचा सकती है अगर वो प्रूव कर दे डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने ये जो भी किया ये विदाउट नॉलेज ऑफ द एलएलपी किया। नेक्स्ट है साहब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन नंबर 34, मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्या शो करें, रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द एलएलपी फॉर ईच ईयर। कैसे करें साहब, ऑन कैश और एक्रूअल, किस बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे, और कहां रखोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स आपको रखनी। सेकंड पॉइंट हमारे पास वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। एवरी एलएलपी शैल प्रिपेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एक स्टेटमेंट फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे तक का अकाउंट्स और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट आपको फाइल करना है, प्रिपेयर करना है विद इन 6 मंथ्स और उस पर साइन होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का।
इसका जो भी अकाउंट्स पेपर होगा इट मे बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन से कुछ क्लास ऑफ एलएलपीस को एग्जम्प्ट कर सकती है। यदि इनमें से कोई भी प्रोविजन आपने तोड़ा, जैसे बुक्स नहीं रखी, ऑडिट नहीं करवाया, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल नहीं किया, तो 25,000 से लेकर 5 लाख एलएलपी के लिए, 10,000 से लेकर 1 लाख डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए फाइन लगेगा। एनुअल रिटर्न्स आप कितने दिनों में फाइल करना है? विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर in such form, in such manner, as accompanied by such fees may be prescribed। आपको ये फाइल करना है ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, सील साइन सब होने चाहिए। अगर आप फेल हुए तो 25,000 से 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर 10,000 से लेके 1 लाख। सर 4 बातें और शेड्यूल 2, 3 और 4 में आपको याद होगा, कन्वर्जन होगा फर्म का एलएलपी में, प्राइवेट का एलएलपी में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का एलएलपी में। सेक्शन नंबर है सर 55, 56, 57। अब तक 55, 56, 57 याद रखना, जिसमें आप सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करोगे। सेक्शन 58 बोलता है कि रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया दैट ऑल द कंप्लायंस विद रिलेटेड टू, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया कि ऑल द कंप्लायंस विद रिलेटेड टू शेड्यूल्स, प्रोविजंस एंड द रूल्स हैव बीन मेड विद, तो क्या करेगा? रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्टर में थिंक फिट, और स्टेटिंग दैट एज एन ऑन फ्रॉम द एंड स्टेटिंग दैट उस तारीख से ऑन एंड फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट एक एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है। एलएलपी फिर 15 दिनों के अंदर अपने कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या कंसर्न आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कि भैया हमारा स्टेटस बदल चुका है, ये जानकारी उनको देना पड़ेगी। इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3 इफेक्ट जरूर लिखना। पहला, देयर शैल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दूसरा, ऑल द टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, असेट्स, राइट्स, ऑब्लिगेशंस, प्रिविलेजेस, लायबिलिटी सब किसकी हो जाएगी? ये सब हो जाएगी शैल बी ट्रांसफर्ड टू एंड शैल वेस्ट in the LLP without further any assurance, any act और any deed। ये इसका इफेक्ट है कि बॉस अब आप कन्वर्ट हो गए हो ना, कन्वर्ट हो गए ना, तो आपके सारे बैलेंस शीट के आइटम उठ के ऐसे कैसे ही किसके पास चले जाएंगे? LLP के पास चले जाएंगे। तो दोस्तों बहुत कम दिन बचे हैं हमारी एग्जाम्स को, डेफिनेटली आपको याद हुआ होगा। आई होप हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।